नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी कहानी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सुना रहा हूँ वही कहानी वापस। दीवार में एक खिड़की रहती थी। और काफ़ी पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आगे की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये सफ़र हमारा पसंद आ रहा है, कहानी पसंद आ रही है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह बने रहिएगा। हम कहानी आगे शुरू करते हैं। खाली समय में उसे घर की बहुत याद आने लगी थी। याद में उसे अपने पिता रघुवर प्रसाद के पिता जैसे दिखते थे। वह अपनी माँ को याद करती थी और रघुवर प्रसाद की माँ को ध्यान से देखती। स्वप्न में वह यहाँ के नीम के पेड़ के पास मायके का मुनके का पेड़ देखती। मायके के आंगन में ससुराल के बीच कोठरी होती जिसमें रघुवर प्रसाद और छोटू का जन्म हुआ। मायके के आंगन में लगी तेरई की बेल ससुराल के छप्पर पर फैली रहती थी। रघुवर प्रसाद के लिए इसी बेल की तोरई का साग यहाँ बनाते हुए अपने को देखती। रघुवर प्रसाद को जागती तो सब याद आती। दोपहर को जागती तो उसको सब याद आता। नींद में होती तो खुद याद में चली जाती। नींद में उसे याद नहीं आती कि नींद में याद को पा जाती थी। अध नींद में उसे लगता था कि उसे पुत्रीशाला जाना है और अब तक बस्ता नहीं जमाई है। वह जागती तो नींद में संसार में जहाँ उसका हाथ पहुँचता उसे अपने हाथ से, और जहाँ हाथ नहीं पहुँचता उसे मन ही मन संवारती। गाँव के घर की बीच की कोठरी में ब्याह के बाद उसे रघुवर प्रसाद के साथ बसाया गया था। उस बीच कोठरी के दरवाजे में अंदर साकल नहीं थी। दोनों के बीच संकोच की ठोस दीवार रहती थी। इस दीवार की सेंध से दोनों एक दूसरे को टटोल कर एक दूसरे का स्पर्श चुरा लेते थे। स्पर्श का अनजाना सुख इस तरह था कि जो किसी और तरह का नहीं था। सोनसी ने 20 कोठरी में ले जाते समय रघुवर प्रसाद को की माँ ने बताया था कि दरवाजे के अंदर सांकल नहीं है, पर वह बाहर से सांकल लगा देगी। सोनसी उस रात से यह बताने को होकर अभी तक नहीं बता पाई थी। पोलका का सीना अब कब का सो चुका था। हाथी का पेट भी भर गया था और वह उठी और घर गई। हाथी पीछे पीछे गया आया था और नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। यह देखकर वह छोटी बच्ची की तरह मुस्कुराई। विभागाध्यक्ष ने प्राचार्य को बताया कि साधु ने रघुवर प्रसाद के घर के सामने हाथी को लावारिस छोड़ दिया है। लावारिस साइकिल से रघुवर प्रसाद को मुक्ति मिल गई थी। विभागाध्यक्ष ने कहा, रघुवर प्रसाद साइकिल रखे होते तो हाथी ने उनको पहले ही मुक्ति मिल जाती। प्राचार्य ने कहा, जी हाँ। विभागाध्यक्ष ने कहा, रघुवर प्रसाद से कहेंगे कि वे हाथी की रिपोर्ट लिखा दें और जब हाथी की रिपोर्ट लिखाएं तो साइकिल भी लिखा दें। महाविद्यालय में छोड़ी गई साइकिल से रघुवर प्रसाद को अलग रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहते हो, प्राचार्य ने कहा। कार्यालय का बाबू साइकिल की रिपोर्ट लिखा देगा और हाथी की रघुवर प्रसाद दोनों साथ चले जाएं और अलग अलग रिपोर्ट लिखा दें। रघुवर प्रसाद हाथी को लावारिस नहीं मानते। किस लिए? उनका कहना है कि हाथी साधु का है और यह सबको मालूम है। उसने तो हाथी को लावारिस छोड़ दिया है, साइकिल के वारिस की जानकारी नहीं है। साधु ने हाथी को रघुवर प्रसाद के विश्वास पर छोड़ा है, ऐसा उनका कहना है। धोखे से छोड़ा है। रघुवर प्रसाद मुश्किल में पड़ गए, उनकी सहायता करनी चाहिए। रघुवर प्रसाद ने हाथी की देखभाल के लिए आज छुट्टी का आवेदन पत्र दिया था, परंतु मैंने फाड़ दिया। हाथी रघुवर प्रसाद की जिम्मेदारी कैसे हो गई यह समझ नहीं आता, पूछना नहीं था। रघुवर प्रसाद ने कहा कि हाथी का एक जीव है, वे महाविद्यालय आना जाना उस पर करते रहे। रघुवर प्रसाद को बुलाइए, उसी से बात करते हैं। रघुवर प्रसाद आधे दिन के अवकाश का आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष की टेबल पर रखकर घर चले गए थे। विभागाध्यक्ष उस समय प्राचार्य के कमरे में थे। विभागाध्यक्ष आवेदन पत्र लेकर प्राचार्य के कमरे में आए और कहा, रघुवर प्रसाद आधे दिन की छुट्टी का आवेदन पत्र देकर घर चले गए और इस आवेदन पत्र का क्या करें? रघुवर प्रसाद का आवेदन पत्र तो आप फाड़ देते। प्राचार्य ने कहा, जी हाँ। विभागाध्यक्ष ने कहा, आवेदन पत्र उन्होंने फाड़ दिया। कागज फेंकने की टोकनी विभागाध्यक्ष की तरफ थी, बीच में टेबल थी। लाइए, मुझे दीजिए। प्राचार्य ने हाथ बढ़ाया तो विभागाध्यक्ष ने फटे टुकड़ों को पकड़ाया। इसी से टोकनी में डालकर वे काम में लग गए। लौटकर विभागाध्यक्ष भी अपने काम में लग गए। उन्होंने रघुवर प्रसाद की कक्षा भी पढ़ानी थी। रघुवर प्रसाद को सड़क पर जाते ही टेम्पो मिल गया था। टेम्पो में एक बूढ़ा था और 5 औरतें थीं। 4-5 टोकनी से टेम्पो भरा था। नीचे थोड़ी जगह थी। 2 टोकनियां में करेले भरे थे। एक एल्यूमिनियम के डिब्बे में दूध था जो बूंद बूंद छलक रहा था।
डब्बा बूढ़े का था, घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए रघुवर प्रसाद को टेम्पो में बैठना पड़ा। लौटते समय मिलने वाले दृश्यों की ओर उनका ध्यान कम जा रहा था, सिर्फ इतना ही ध्यान जाता कि अब घर के समीप पहुंच रहे हैं। हाथी के कारण उनका बाहर का ध्यान नहीं था। इस ध्यान में वे टेम्पो से दोनों तरफ के दृश्यों को कठिनाई से देख पा रहे थे। टेम्पो से उतरते हुए भागते चले। जब उनको नीम के पेड़ के नीचे हाथी दिख गया, तब वे धीरे धीरे से सुस्ताते हुए चले। सोनसी दरवाजे के पास बैठी थी, चावल बिन रही थी। सोनसी ने रघुवर प्रसाद का आना मालूम नहीं था, आने की संभावना भी नहीं मालूम थी। वे जल्दी लौटे आने की खुशी में सोनसी तक अपने पहुंचने के पहले पहुंचा देना चाहते थे। सोनसी फिर चिल्लाए। सोनसी ने उनकी पहली पुकार को भी सुन लिया था। अप्रत्याशित खुशी में थाली लिए वह उठकर खड़ी हो गई। हाँ, क्षण भर रुककर उसने कहा, यह निर्णय लेने के लिए क्या वह रघुवर प्रसाद तक दौड़ पड़े? ठिठक गई थी। ठिठक जाने की देरी के कारण उसने हाँ कहा था कि उसके पहुंचने से पहले उसकी हाँ रघुवर प्रसाद तक पहुंच जाए। दोनों पड़ोसियों के घरों में ताला बंद होने से आसपास का उनका खुला हुआ एकांत था। हाथी ने भी रघुवर प्रसाद की आवाज़ सुनी। तभी रघुवर प्रसाद की दृष्टि गली में पड़ी। गली से साधु एक आदमी का सहारा लिए हुए आता दिखा। रघुवर प्रसाद की आशा के विपरीत यह था। वे आश्चर्य से खड़े हो गए थे। सोनसी भी चावल की थाली लिए हुए उन तक पहुंच गई थी। गली के सामने दोनों खड़े थे। साधु ने सोनसी को हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। रात को जब आए थे तब तबीयत बहुत खराब थी। घर में चक्कर खाकर गिर पड़े, बेहोश पड़े थे। हाथी की चिंता थी। इनके कहने से मैं हाथी को आकर देख जाता था और इनको बताता कि हाथी ठीक है, चिंता की बात नहीं है, साधु के आदमी ने कहा। हाथी एक मुट्ठी चावल दे दूंगा, साधु ने सोनसी से पूछा। सोनसी ने थाली आगे बढ़ा दी। दे दो, रघुवर प्रसाद ने कहा। एक मुट्ठी चावल उठाकर साधु ने हाथी के मुंह में डाला। अब तबीयत ठीक है? सोनसी ने पूछा। हाँ, सिर झुकाए हुए साधु ने कहा। साधु लज्जित था कि वह हाथी छोड़ जाने का अपराधी था। वह हाथी पर बैठकर जाने को हुआ, उसे जल्दी हाथी ले जाने की थी। चाय पीकर जाना, सोनसी ने कहा। चाय नुकसान करेगी, साधु के साथी ने कहा। सोचता लो, पानी पी लो, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब तबीयत अच्छी है, साधु ने कहा। साधु हाथी पर बैठकर चला गया। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। साधु का साथी आदमी भी जाने को था। तब रघुवर प्रसाद ने पूछा, क्या आप साधु का इलाज करते हैं? नहीं, मेरे पिता वैद्य हैं। चाय पियेंगे? नहीं, चाय नुकसान करती है, कहकर वह चला गया। सोनसी और रघुवर प्रसाद धीरे धीरे घर जा रहे थे। 4 कदम की दूरी का पूरे बाहर को लौटा रहा था कि उनका घर आखिरी एकांत में था। कमरे में इतना एकांत इकट्ठा हो गया था कि अब कब से एक एक क्षण को जमा किया गया था। इस एकांत को दोनों एक साथ पा लेना चाहते थे। यह अकेले का एकांत नहीं था, साथ का था, इसलिए कोई आगे नहीं जा रहा था, साथ जा रहे थे। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा बंद किया, पर वे अंदर से सांकड़ लगाना भूल गए थे। सोनसी को भी याद नहीं था। एकांत को पाने की जल्दी थी। यदि भी रघुवर प्रसाद सांकड़ लगाना भूल गए थे, पर दरवाज़ा उन्होंने ऐसे बंद किया था कि दरवाज़ा बंद होते ही वे घर समेत दूसरों से अदृश्य हो गए। कमरे के अंदर के फूल की एक कली इतने एकांत के क्षण को भी वे छोड़ना नहीं चाहते थे। उस बगीचे की सारी कलियों को चुन लेना चाहते थे कि सोनसी उनके गुत्थे और वे सोनसी का श्रृंगार करें। रघुवर प्रसाद और सोनसी प्रेम का समय पा रहे थे। सोनसी एक एक क्षणों को गूंथती और रघुवर प्रसाद सोनसी के थोड़े थोड़े निर्वस्त्र शरीर को अलंकृत करते। सोनसी पूरी अलंकृत होकर निकली थी। रघुवर प्रसाद कुछ बोलते थे, पर सोनसी उनको क्लब वृक्ष की तरफ सुन रही थी। वृक्ष को चुनने में उसने वृक्ष की फुगनी को, एक एक पत्ती को, हरे फलों को चुना। एक हरे फल का उसने पकना चुना। उसने फल का मीठा होना चुना। एक पल को उसने कच्ची अमिया की तरह खट्टा चुना। पल के पकने के बाद उसने मंजरी को मादक चुना। वह बार बार फल के खिलौने और फल के पकने को सुन रही थी। सुनने का मेला लगा था। अपने शरीर के अंदर उसने वृक्ष की जड़ को सुना। आखिर में उसने वृक्ष के बीज को चुना। सुनो, सोनसी ने कहा। क्या? बीज कोठरी के दरवाजे के अंदर सांकल नहीं लगी थी।
उसने सोनसी ने कहा। सुनकर रघुवर प्रसाद चौंक उठे। उन्होंने देखा दरवाजे के अंदर साकल नहीं लगी थी, खिड़की खुली थी, खटिया की आड़ थी। रघुवर प्रसाद ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर दोनों लेट गए। लेटते ही रघुवर प्रसाद ने कहा, हाँ। सोनसी के तब कहे का यह हाँ था। अम्मा ने पहले बता दिया था, कहाँ था वह बाहर से सांकल लगा देगी। तुम मुझको पहले बताई क्यों नहीं? कैसे बताती? क्या तुमने सपाक की आवाज़ सुनी थी? सोनसी ने फिर पूछा। पहले तालाब चुप था, फिर चपाक बोला था। तालाब में मछली का उछलना का होगा, पर मुझको तालाब में परछाई पड़ने की लगातार आवाज़ आ रही थी। सोनसी आगुई हुई सी रघुवर प्रसाद के कान के पास करवट लेकर बोली, एक पक्षी तालाब के ऊपर उड़ रहा हो? नहीं, लगातार परछाई पड़ने की आवाज़। रघुवर प्रसाद सोचने लगे, तालाब के ऊपर ठहरा हुआ बादल होगा। उन्होंने कहा, नहीं। किनारे का पेड़ होगा? नहीं। धूप की परछाई होगी? दिन के आकाश की परछाई होगी? नहीं। तालाब के अंदर से निकली हुई चट्टान की परछाई? नहीं। किनारे के पेड़ के घोंसले जिसमें चिड़ियों के अंडे, बच्चों की चींची परछाई की आवाज़ हो सकता है? कमल के फूल की हो सकता है? सोनसी ने धीरे से कहा। सोनसी के अंदर एक तालाब था, उसमें रघुवर प्रसाद की परछाई हो, ऐसे में नींद आ गई। रघुवर प्रसाद भी कुछ और सोच पाते हुए भी सो गए। धीरे धीरे कमरे का उजाला कम होता जा रहा था। हो सकता है कमरे में तालाब की परछाई एक एक कर इसलिए उतर कर आ रही होगी, उनकी चर्चा क्यों बंद हो गई? इसलिए जब कमल की परछाई वहाँ हो तो कमल जैसा उजाला कम हुआ। फिर चिड़ियों के बच्चों की चिड़ियों के घोंसलों का लौटने का बेरा था, इसलिए चीं चीं की आवाज़ बहुत थी। फिर पेड़ की, फिर सूर्य के डूबने के बाद गहरे हो जाए आकाश की। अब उसकी नींद खुली तो तालाब में चंद्रमा की परछाई पड़ी। शायद इस चपाक की आवाज़ से उनकी नींद खुली हो। बहुत देर हो गई। सोनसी ने उठते हुए कहा, ग में ऊ की मात्रा गुड़िया बहुत दिन से नहीं दिखी। दूसरे बच्चे भी नहीं दिखते। खटिया की आड़ हो गई। झांकने से लोग नहीं दिखते, इसलिए उन लोगों ने झांकना बंद कर दिया। मैं खटिया गिरा देती हूँ, कहकर सोनसी ने खटिया गिरा दी। जमीन से बिस्तर उठाकर खटिया पर डाल दिया। सुबह सोनसी पहले उठी थी, रघुवर प्रसाद सो रहे थे। सोनसी दीवार की तरफ थी। रघुवर प्रसाद के पैताने से वह खटिया से उतरी। खिड़की पर सोनसी की दृष्टि गई। एक सांवली छोटी बच्ची खड़ी थी। सोनसी ने उसे मुस्कुराकर देखा। जाते जाते उसने बच्चे के सिर पर हाथ फिराया। जब वह झाड़ू लगा रही थी तब उसने ग में ऊ की मात्रा गुड़िया सुना। सोनसी ने झाँककर देखा। गुड़िया स्लेट पट्टी लिए खिड़की के नीचे पीठ टिकाए बैठी थी। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को जगाया। उठो, गुड़िया आ गई। आंख मलते हुए रघुवर प्रसाद उठे और सीधे खिड़की के पास गए। अलसाए झाँकर पूछा, ब में ऊ की मात्रा बुढ़िया? नहीं, ग में ऊ की मात्रा गुड़िया। गुड़िया ने जोर से कहा। रघुवर प्रसाद लोटे में पानी लेकर मुंह धोने बाहर चले गए। बाहर उन्होंने इधर उधर दूर तक देखा। उन्होंने ऊपर पेड़ों और आकाश की ओर भी देखा। यह सब दिख जाने के बाद वे अतिरिक्त कुछ दिख जाने की आशंका से मुक्त थे। उन्होंने मुंह धोया। खाली लोटा दरवाजे के पास अंदर रख पेड़ के पास गए। इस दिनारम में बीड़ी पीने वाला लड़का वहाँ है या नहीं, वे उस परिस्थिति जांच लेना चाहते थे। जो दिख रहा था वह दिन के आरंभ की बढ़ती थी। वे हाजिरी ले रहे थे। उन्होंने सूर्य का हो और कुछ छठाए सूर्य ने उपस्थिति का हो। सूर्य का उपस्थित कहना रघुवर प्रसाद के ऊपर सुबह की धूप का पड़ना था। ऊपर सिरस के पेड़ को उन्होंने सिर उठाकर देखा। लड़का वहाँ नहीं था। वे लौटने लगे तब सुना, वहाँ मैं यहाँ हूँ। रघुवर प्रसाद ने आसपास के पेड़ों को देखा। यहाँ नहीं, यहाँ। उन्हें लगा गुल्लर के पेड़ में से पुकारा गया। तब भी उन्होंने पूछा, कहाँ हो? गुल्लर के पेड़ में। रघुवर प्रसाद सड़क से नीचे उतरकर गुल्लर के पेड़ के पास गए। उस पेड़ पर लड़का छुपा था। तुमने पेड़ बदल दिया? रघुवर प्रसाद ने ऐसे पूछा जैसे उसने अपनी बेंच बदल दी हो। हाँ, लड़के ने कहा। दिनारंभ की कक्षा में वे उपस्थिति ले रहे थे, पर यह सबको अपनी उपस्थिति देना भी तो जैसा था। पेड़ बदले क्यों हो? उन्होंने पूछा। यह पेड़
ये वाला पेड़ अच्छा है, लड़के ने कहा। पहले में क्या खराबी थी? रघुवर प्रसाद ने इस प्रकार से कहा कि ऐसे में नुकसान हो जाएगा, एक पेड़ का नुकसान हुआ न। पेड़ सबको मालूम हो गया था, ऊंचा था यह पेड़, मुझको मालूम हो गया। बात को बताना मत, बाद में दूसरे पेड़ में चला जाऊंगा। मैं नहीं बताता, मैंने पेड़ को किसी को नहीं बताया, इस पर पेड़ को नहीं बदलता। तुम्हारा पता हमको मालूम होना चाहिए, पेड़ बदलोगे तो बता देना। बता दूंगा, लड़के ने कहा। कितना अच्छा था कि किसी दिनारम में अम्मा और छोटू रिक्शे से आते दिखे। अम्मा और छोटू ने रघुवर प्रसाद को देखा नहीं था। पेड़ वाला लड़का अम्मा और छोटू को पहचानता होगा। अगर रघुवर प्रसाद उनसे बात नहीं कर रहे होते तो वह रघुवर प्रसाद को पहले बता देता। रघुवर प्रसाद रिक्शे की ओर भागे। वे रिक्शा तक पहुंचे, तब तक रिक्शे घर के सामने खड़ा हो गया। सोनसी को भी मालूम नहीं था। छोटू एक झोला लेकर उतरा। छोटू निंदास लग रहा था, बस में ऊँघते आया होगा। फिर अम्मा उतरी। छोटू ने रघुवर प्रसाद को देख लिया। रघुवर प्रसाद रिक्शे में पहुंचते ही सोनसी ने कुछ चिल्लाए, अम्मा आइए। जब रघुवर प्रसाद अम्मा के पैर छू रहे थे तभी छोटू ने रघुवर प्रसाद के पैर छुए। छोटू का सिर रघुवर प्रसाद के सिर से टकराया। रघुवर प्रसाद ने छोटू से कहा, फिर से सिर लड़ाओ नहीं तो सींग निकलेगी। रघुवर प्रसाद तनकर खड़े हो गए। छोटू कैसे सिर लड़ाता? कूदकर रघुवर प्रसाद के कंधे पर लटक गया। तब भी वह रघुवर प्रसाद के सिर से अपना सिर नहीं छुआ पाया। जब रघुवर प्रसाद झुके तब छोटू ने सिर छुआया। रिक्शे वाले को पैसे देते थे। अम्मा ने रघुवर प्रसाद को आशीर्वाद दिया था। रघुवर प्रसाद ने भी छोटू को खुश रहो का आशीर्वाद कहा। अम्मा ने आशीर्वाद में जो कहा वह बुदबुदाकर कहा था। रघुवर प्रसाद सुन नहीं पाए थे, उनका ध्यान भी नहीं था। सोनसी आ गई थी। सोनसी ने सिर को आंचल से ढाक लिया था। उसने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने उसके सिर पर हाथ रख मन ही मन आशीर्वाद दिया। सोनसी शायद सोनसी ने सुना हो। अम्मा लगड़ा कर चल रही थी। अम्मा ने देखा बैटरी के गमले में लगे शोभा के पौधे घने हो गए। तुलसी कम बड़ी थी। तुलसी नहीं बड़ी बहू, पानी डालना रह तो नहीं जाता, बराबर पड़ता है अम्मा। जब मैं नहीं डालती तब रघुवर डाल देते हैं ना? हाँ अम्मा। पिछले मैंने रघुवर डाला था। हाँ अम्मा। अब कब डालेगा? सोनसी को छोटी बच्ची की तरह गले लगकर अम्मा ने पूछा। अभी समय है, धीरे से सोनसी ने कहा। पिताजी नहीं आए? सोनसी ने पूछा। वहाँ का काम भी देखना पड़ता है, तुम लोगों को देखने का मन था, छोटू के पिता ने भेजा। 2 दिन रहकर चले जाएंगे। तुम लोगों को लड़का बच्चा हो जाए तो उनका मन काम छोड़कर आने का करे। अम्मा कम से कम हफ्ता भर रुक जाती। रघुवर प्रसाद ने कहा। नहीं, तेरे पिता को खाने पीने में तकलीफ हो जाती है, चूल्हे में बनाएंगे खाएंगे। छोटू की पढ़ाई हो रही है, स्कूल बंद है। नहीं हो रही है, स्कूल बंद है। काहे के लिए बंद है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। 4-5 दिन से रोज 1-2 सांप निकल आ रहा था। एक लड़के के बस्ते के अंदर घुसकर बैठ गया था। आखिरकार मास्टर ने छुट्टी कर दी। सोनसी ने बोरा बिछा दिया। उसमें लेटते लेटते अम्मा ने पूछा, हाथी आता है? कल परसों छोटू को उस पर जरूर बैठा देना, इसी लालच में साथ आया है। कभी कभी आता है, साधु की तबीयत खराब है, 2-4 दिन न आए। रघुवर प्रसाद ने कहा। दोनों पड़ोसी के यहाँ ताला लगा है? हाँ, कई दिनों से नहीं है। सोनसी ने कहा। आ जाते तो उनसे भी मिलना हो जाता। जितना पूछना था अम्मा ने पूछ लिया। सोनसी चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर अम्मा फिर लेट गई। सोनसी अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा लंगड़ा रही थी, पैर दुख रहा था। दबा दूं? सोनसी धीरे धीरे दबाने लगी पर अम्मा ने मना कर दिया। इसी के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की कहानी मैं आपको आगे के पार्ट्स में सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।